कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुमसे हारी है, मौत भी तुमसे हारी है। हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में एक पूछता है पाचन क्या है या डाइजेशन क्या है। डाइजेशन या पाचन, जब हम लोग जटिल भोज्य पदार्थ को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह, तो इनको सिंपल मटेरियल्स में, सिंपल सरल भागों में टूटने की जरूरत होती है। तो जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। पाचन एक जल अपघटन की प्रक्रिया है। पाचन में जो अंग भाग लेते हैं वे सभी अंग मिलकर के पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाचन एक जल अपघटन की प्रक्रिया है। जल अपघटन, जिसे इंग्लिश में हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। हाइड्रो का मतलब हो गया जल, और लाइसिस का मतलब हो गया टूटना या ब्रेकिंग। लाइसिस जहां वर्ड लिखा रहे उसका मतलब समझिएगा ब्रेकिंग या टूटना, यानी कि जल का टूटना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वह जल के द्वारा ही टूटते हैं। जैसे यहां पर मैं लिखूं कंपोनेंट कोई ए है और यह कंपोनेंट कोई बी है, ये कंपोनेंट कोई बी है, यानी ये कंपोनेंट्स हैं। और इन कंपोनेंट्स को तोड़ने में कौन सा तोड़ता है? वाटर, H2O। H2O जो है इस कंपोनेंट को तोड़ देता है, और जब ये टूट जाते हैं तो ये बन जाता है आपका, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है, यही टूटने की प्रक्रिया ही हाइड्रोलाइसिस कहलाती है। हाइड्रोलाइसिस या जल अपघटन कहलाती है। तो पाचन एक जल अपघटन की प्रक्रिया है। इसमें एंजाइम जो होते हैं अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करते हैं। यानी एंजाइम अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। अब ये एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं, हमारे शरीर में कुछ ऐसे भाग या अंग हैं जिससे ये स्रावित होते हैं। जिस भाग से स्रावित होते हैं उन्हें ग्रंथि या ग्लैंड कहा जाता है। तो एंजाइम ये स्रावित होकर के पाचन की क्रिया को 10 पर 10 गुना बढ़ाने का काम करते हैं। यानी कहा जाए, एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक होता है, बायो कैटलिस्ट होता है, जो अभिक्रिया की दर को 10 पर 10 गुना बढ़ा देता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर पाचन की क्रिया मान लीजिए 1 घंटे में होने वाली है, तो समझ लीजिए एंजाइम अगर रहेगा तो 1 घंटे के बजाय 1 मिनट में पाचन करा देगा। इतना फास्ट पाचन कराता है एंजाइम। लेकिन एंजाइम में एक खासियत ये होती है कि अगर पाचन की क्रिया प्रारंभ नहीं है, बंद है, तो ये बंद अभिक्रिया की को प्रारंभ नहीं कर सकता है। एंजाइम बंद अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है, केवल अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम एंजाइम करता है। एंजाइम जो होता है विशेषकृत होता है, स्पेसिफिक होता है,
एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सभी एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एंजाइम जो होता है ये पाचन के क्रिया की दर को तेजी करने का काम, बढ़ाने का काम करता है। अगर एंजाइम शरीर से सीक्रेट नहीं होता तो हमारे शरीर में पाचन, पता चलता है कि 10 दिन लग गया था पाचन होने में। अब पाचन होने में 10 दिन लगता है। अगर हम लोग भोजन करते तो 10 दिन पाचन होने में लगता, तब तक भोजन क्या होता, पेट में सड़ जाता। तो पाचन में एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंजाइम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं साथियों। पाचन जल अपघटन की प्रक्रिया है, हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया है, जिसमें एंजाइम सहायक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो पाचन की क्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पाचन तंत्र जो होता है दो भागों से निर्मित होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से भाग। एक मेन ऑर्गन होता है और एक एसेसरी ऑर्गन होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पाचन तंत्र जो होता है दो भागों से निर्मित होता है। मेन ऑर्गन जिसे मुख्य अंग कहा जाता है, और दूसरा जो होता है एसेसरी ऑर्गन, या जिसे सहायक अंग कहा जाता है। मेन ऑर्गन के अंतर्गत हमारा आता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल कहा जाता है। सहायक अंग के अंतर्गत जो है आपका टीथ यानी दांत आता है, दांत, जीभ आता है, और आपका सिलेवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां आता है। लार ग्रंथियां, लीवर या जिसे यकृत कहा जाता है, पैंक्रियाज या जिसे अग्नाशय कहा जाता है। अग्नाशय, पैंक्रियाज या अग्नाशय, लीवर को यकृत कहा जाता है। ये सभी जो है सहायक अंग के अंतर्गत आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है साथियों, पाचन में इन सभी अंगों की भूमिका होती है। देखिए, पाचन की जो प्रक्रिया होती है हमारे माउथ कैविटी से ही प्रारंभ हो जाती है, मुख गुहा से प्रारंभ होती है। यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका माउथ कैविटी है, इसको मुख गुहा कहा जाता है। मुख गुहा के अंतर्गत दांत, जीभ या टंग, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कैविटी का मतलब हिंदी में गुहा कहा जाता है। गुहा का मतलब खाली स्थान, गुफा समझिए। जैसे मुंह है, मुंह के अंदर देखिए खाली स्थान है, यानी टीथ है, जीभ है, ठीक है, और इसी के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि दांत, जीभ और लार ग्रंथियां ये कहाँ पाई जाती हैं? बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं, मुख गुहा में पाई जाती हैं। और ये बचा दो, यकृत और अग्नाशय। यकृत और अग्नाशय जो होता है हमारे उदर गुहा में पाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये आप हमारा सीना है और नीचे ये पेट है। इसी के बीच में ठीक सीना जो है, छाती के ठीक नीचे डायफ्राम की एक पट्टी होती है। डायफ्राम के नीचे के भाग को उदर गुहा कहा जाता है। उदर मीन्स होता है पेट, पेट की गुहा, और ऊपर के भाग को थोरैसिक कैविटी कहा जाता है।
वक्ष गुहा कहा जाता है। वक्ष गुहा में हृदय स्थित होता है। वक्ष गुहा में आपका लंग्स या फेफड़े स्थित होते हैं। उदर गुहा में जो है ये यकृत और अग्नाशय स्थित होते हैं। यकृत और अग्नाशय स्थित होते हैं। तो उदर गुहा में पाया जाता है, उदर गुहा में आपका पाया जाता है लीवर और पैंक्रियाज या अग्नाशय। और मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा या बक्कल कैविटी में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। देखिए, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये फिजिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस भी होता है। जब भोजनवा को हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो उसको दांत द्वारा चबाया जाता है तो वो भौतिक प्रक्रिया हो गई। लेकिन एंजाइम जब उसको जल जो है भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, एंजाइम तेजी से पचाता है, वो मैकेनिकल प्रोसेस हो गया, रासायनिक प्रक्रिया हो गई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मुख गुहा में दांत है, जीभ है, लार ग्रंथियां हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बक्कल कैविटी, माउथ गुहा, माउथ गुहा से एक नली आती है। इस नली का नाम है आइसोफेगस ट्यूब, जिसे हिंदी में ग्रास नली कहा जाता है। यह आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का भाग होता है। यह आइसोफेगस ट्यूब जो होती है आकर के स्टमक या अमाशय में खुलती है। स्टमक को हिंदी में अमाशय कहा जाता है, अमाशय कहा जाता है। यहीं पर भोजन आता है अमाशय में, यानी भोजन हम लोग मुख में ग्रहण किए, ठीक है, ये आइसोफेगस ट्यूब या ग्रास नली से भोजन यहाँ पर आ गया। इसी से सटा हुआ लीवर या यकृत स्थित होता है। लीवर या यकृत स्थित होता है। यह स्टमक जो है आकर के छोटी आंत में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। और लार्ज इंटेस्टाइन आकर के एनस में खुलता है, जिसे गुदा द्वार कहा जाता है। इस प्रकार से ये एलिमेंट्री कैनाल का पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पूरा सिस्टम है। भोजन माउथ कैविटी से कहाँ आया, बक्कल कैविटी से होते हुए ये एनस या गुदा द्वार तक आ जाता है। इसी के बारे में हम लोगों को डिटेल्स पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, सेलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि लार ग्रंथियों को एसेसरी ऑर्गन क्यों कहा जाता है। अगर हम कहें जीभ को क्यों एसेसरी ऑर्गन कहा जाता है, कहीं ना कहीं किसी की भूमिका है, तब ना इसको एसेसरी ऑर्गन या सहायक अंग कहा जाता है। एलिमेंट्री कैनाल मुख्य अंग है। तो आइए हम लोग एसेसरी लार ग्रंथियों के बारे में देखते हैं कि लार ग्रंथियां क्या हैं। लार ग्रंथियां, सेलेवरी ग्लैंड, देखिए पाचन में सबकी भूमिका है। लार ग्रंथियां या सेलेवरी, VARY, सेलेवरी ग्लैंड, ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, यहां पर ध्यान दीजिए, लार ग्रंथियां। देखिए सेलाइवा और प्लस ARY से मिलकर बना है। सेलाइवा, सेलाइवा का मतलब हो गया लार, और ARY, जिस शब्द के लास्ट में ARY लिखा हो उसका मतलब होता है स्थान। आपको बताए भी थे पिछले वीडियो में, स्थान यानी कि लार के रखने का स्थान, जहां पर लार मौजूद रहता है। इसी लार ग्रंथियों से लार जो होता है स्रावित होता है। लार ग्रंथियों से लार या सेलाइवा स्रावित होता है। सेलाइवा को ही लार बोला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी जंतुओं में, विभिन्न जंतुओं में लार ग्रंथियों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अगर हम मैन की बात करें तो मैन में 3 जोड़ी, 3 पेयर लार ग्रंथियां पाई जाती है। रैबिट
हराहा जिसे कहा जाता है, 4 जोड़ी या 4 पेयर लार ग्रंथियां पाई जाती है। फ्राग, लोग गांव देहात में इसको मेचका बोलते हैं, मेढक बोलते हैं। फ्राग में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, अब्सेंट होती है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूछ देता है किस जंतु में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है, तो मेढक में लार ग्रंथि नहीं पाई जाती है। हम लोगों में लार ग्रंथि कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी पाई जाती है। और ये लार ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? हमारे बक्कल कैविटी या माउथ में स्थित होती हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि जो मानव की है। स्पेशली हम लोग यहाँ पर मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मानव का देखते हैं। मानव में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं। एक है पैरोटिड्स सिलेवरी ग्लैंड, एक है सब मैंडिबुलर सिलेवरी ग्लैंड, और दूसरा है तीसरा सब लिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड। ये 3 लार ग्रंथियां हमारे माउथ कैविटी में पाई जाती हैं, और इन तीनों लार ग्रंथियों का सामूहिक जो सिक्रीशन होता है, श्रवण होता है, उसी को लार या सलाइवा कहा जाता है। मानव में अगर पूछता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि ग्रंथि की बात हम नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड्स ग्लैंड होती है। यह पैरोटिड्स ग्लैंड हम लोगों के कान के ठीक नीचे स्थित होती है। पैरोटिड्स ग्लैंड, इस ग्लैंड पर एक वायरस अटैक करता है। ध्यान दीजिएगा, इस ग्लैंड पर एक वायरस अटैक करता है जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस या पैरामिक्सो विषाणु। यह वायरस अगर पैरोटिड्स ग्रंथि को संक्रमित कर दिया तो इस ग्रंथि में होने लगती है स्वेलिंग, सूजन आ जाती है, और ये गाल के ठीक निचले पार्ट यानी कान के ठीक नीचे पाई जाती है। जैसे ही सूजन आ जाती है तो गलवा फूल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गलसुआ कहा जाता है। इंग्लिश में मम्स कहा जाता है, यानी मम्स या गलसुआ के नाम से जाना जाता है। मम्स या गलसुआ के नाम से जाना जाता है। तो पूछता है कि गलसुआ रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गलसुआ रोग में हमारा गाल प्रभावित होता है। ग से गलसुआ, ग से गाल, ठीक है। या मम्स रोग में गाल प्रभावित होता है। अच्छा, गलसुआ रोग किससे संक्रमित होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण से। गलसुआ रोग पैरामिक्सो वायरस के कारण से होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि गलसुआ रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गलसुआ रोग से हमारे शरीर की पैरोटिड्स ग्लैंड प्रभावित होती है। हमारे शरीर की पैरोटिड्स ग्लैंड प्रभावित होती है। अच्छा, सांप जो होते हैं, सांप वगैरह में पैरोटिड्स ग्लैंड जो होती है विष ग्रंथि के रूप में रूपांतरित हो जाती है, विष ग्रंथि के रूप में बदल जाती है। यानी यही पैरोटिड्स ग्लैंड जो होती है सांप वगैरह में, सांप में जहर वाली ग्रंथि बन जाती है, जहर वाली ग्रंथि बन जाती है। यानी कि सांप के पैरोटिड्स ग्रंथि से जहर निकलता है। सांप के पैरोटिड्स ग्लैंड से, यानी कि रूपांतरित जो हुई रहती है पैरोटिड्स ग्रंथि, उससे पॉइजन का सिक्रीशन होता है। देखे होंगे गांव वगैरह में सपेरे आते हैं, सांप लेकर आते हैं। आप सोचते होंगे कि सांप लिए हैं सब टोकरी में, इनको काट क्यों नहीं रहे हैं?
कभी कभी तो इसमें लपेट लेते हैं, सब हाथ में लिए रहेंगे। देखिए वो बायोलॉजी अच्छी तरह से पढ़े रहते हैं सर, उनको पता रहता है कि जहर का सिक्रीशन कहां से होता है। पैरोटिड्स ग्रंथि को काट करके सपेरे जो होते हैं निकाल देते हैं। न रहेगी बांस न बजेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी कि पैरोटिड्स ग्रंथि को ही निकाल देते हैं और सांप जहर उगल नहीं पाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। सब मैंडिबुलर जो लार ग्रंथि होती है यह जबड़ा के ठीक नीचे स्थित होती है, जबड़ा के ठीक नीचे स्थित होती है। अगर पूछे कि सब लिंगुअल कहाँ स्थित होती है, तो सब लिंगुअल जो होती है जीभ के नीचे स्थित होती है। तीनों का लोकेशन हम बता दे रहे हैं पुनः। पैरोटिड्स ग्रंथि लार के नीचे स्थित होती है, सब मैंडिबुलर जबड़ा के नीचे स्थित होती है, सब लिंगुअल जीभ के नीचे स्थित होती है। इन तीनों का सामूहिक श्रवण जो होता है लार कहलाता है। तीनों का, पैरोटिड्स ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड का सामूहिक रूप से यह भी कुछ न कुछ स्रावित करेगा, यह भी कुछ न कुछ स्रावित करेगा। यानी तीनों ग्रंथियां स्रावित करती हैं पदार्थ, तो वो सामूहिक रूप से सलाइवा या लार का कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछता है कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, तो आपको पता हो गया कि लार का सिक्रीशन जो होता है लार ग्रंथियों से होता है। अब कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा, लार का संघटन। संघटन का मतलब कि लार में क्या क्या पाया जाता है, क्या मौजूद होता है, इसका सिक्रीशन क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका वॉल्यूम जो है लार का यानी सलाइवा का वॉल्यूम 1 से 1/2 लीटर पर डे होता है। हम लोगों के माउथ कैविटी में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन बनता है। अब समझ जाइए, इस 1 से 1.5 लीटर में सबसे ज्यादा जो है पानी रहता है, वाटर। पानी लगभग 99.9% के आसपास रहता है। बाकी जो बचता है पानी के बाद, वाटर के बाद जो बचता है वो एंजाइम होता है। वो क्या होता है? एंजाइम होता है, एंजाइम, या जिसे कीड़वक कहा जाता है। एंजाइम में मुख्य रूप से 4 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो पहला पाया टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम, और तीसरा थियोसाइनेट, और चौथा म्यूलिन। ये एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप याद किए होंगे कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और टाइलिन एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह टी यहाँ पर पी साइलेंट है, टाइलिन में पी साइलेंट होता है। यानी यह टाइलिन जो है, यह टाइलिन किसको पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी इस प्रकार से भोज्य पदार्थ का पाचन मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है। तो हमारे माउथ कैविटी से कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर लाइसोजाइम क्या है? लाइसोजाइम का क्या काम है? लाइसो शब्द जहां लिखा रहे उसका मतलब किलिंग समझिएगा, मारने वाला। जाइम का मतलब, जाइम यानी एंजाइम का आधा शब्द लिया गया है, आधा शब्द लाइसो, यानी मारने वाला एंजाइम। किसको मारने वाला? यानी कि बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम, बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने वाला, जीवाणु को
मारने वाला या किल करने वाला एंजाइम लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम बैक्टीरिया को क्या करता है? किल कर देता है, मार देता है। जैसे देखिए कुछ लोग हैं गंदगी, कुछ लोग समाज में इतना फुहर होते हैं, कभी कभी देखे होंगे नाखून मुंह में लेके काटना शुरू करेंगे। अब नाखूनवा में क्या रहता है? डस्ट वगैरह रहता है, बेकार मटेरियल्स रहते हैं। अब वो जो है माउथ में जाता है, उसमें हो सकता है बैक्टीरिया भी हो, वायरस भी हो, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग इतना होते हैं गंधैले, सुर्ती बना रहे हैं, सुर्ती बनाए खाए, फिर कुछ मिनट के बाद नाक से म्यूकस ऐसे नकटी निकालने लगते हैं। हो सकता है हाथों नहीं धोए, फिर वही मुंह में डाल लेंगे। कुछ बच्चों को आप देखे होंगे बचपन में मिट्टी में खूब खेलते रहते हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं इधर उधर, मिट्टी को छुए वही मुंह में हाथ को डाल लिए, या कुछ सब जमीन पर गिरी है कोई वस्तु को मुंह में डाल दिए। अब उसमें होता क्या है? वायरस बैक्टीरिया इधर उधर अगर है तो वो माउथ कैविटी में जाएंगे। लेकिन ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है, हमारे माउथ कैविटी में ये लार होता है, इसमें लाइसोजाइम और थियोसाइनेट पाया जाता है। थियोसाइनेट जो होता है एंटी माइक्रोबियल होता है। माइक्रोबियल का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, यानी सूक्ष्म जीवों को मारने का काम थियोसाइनेट कर देता है। और लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है, जीवाणुओं को मार देता है। तो ये दोनों एंजाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया को मारने वाला लाइसोजाइम, थियोसाइनेट सूक्ष्म जीवों को मार देता है। कहने का मतलब अब आवश्यकता से ज्यादा होगा, अब गंदगी ज्यादा मुंह में जाएगी तो क्या कहिए, लाइसोजाइम एंजाइम भी अपने औकात भर काम करेगा। ठीक है, तो साफ सफाई का हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। तो और ये म्यूलिन जो है, म्यूलिनवा एंजाइम जो रहता है, म्यूलिन जो होता है ये लार को चिपचिपा बनाता है। ये क्या करता है? लार को चिपचिपा बना देता है। ठीक है, तो ये एंजाइम का अलग अलग रोल है। पूछता है लार में कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, थियोसाइनेट पाया जाता है, म्यूलिन पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी देखे होंगे कुत्ता वगैरह जो होते हैं, अगर उनके शरीर पर कहीं चोट लगी तो वो चाटने लगते हैं, चाट चाट के घुआ को साफ कर देते हैं। उसमें पाया जाता है क्या? लाइसोजाइम, थियोसाइनेट उसके लार में। अब वो घाव को चाट चाट करके जो है वो सही कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसके घाव पर जो है वो आ नहीं पाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह पनप नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका। अब यहाँ पर पूछता है कि लार की प्रकृति कैसी होती है। लार या सलाइवा की प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, एसिडिक नेचर का होता है लार, एसिडिक। और इसका पीएच मान जो होता है, पीएच वैल्यू 6.8 होती है, यानी कि लार अम्लीय प्रकृति का होता है, इसकी पीएच वैल्यू 6.8 होती है। तो ये लार का कमाल है। इसके साथ साथ और काम करता है लार, सलाइवा, हमारे दांत को, हमारे जीभ को साफ रखने में मदद करता है। ठीक है, साफ रखने में मदद करता है। और तो और भोज्य पदार्थ जैसे हम लोग दांतों के द्वारा तोड़ते हैं, काटते हैं, चबाते हैं, जब ये सब प्रक्रिया हो जाती है तो भोज्य पदार्थ को निगलने में भी सहायता करता है ये सलाइवा। तो सलाइवा का सिक्रीशन पर डे 1 से 1.5 लीटर होता है। इसमें 99.9% वाटर होता है, बकिया टाइलिन, लाइसोजाइम, थियोसाइनेट, म्यूलिन होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाइसोजाइम, थियोसाइनेट एक तरह से देखा जाए तो हमारे शरीर में सैनिटाइजर का काम करते हैं, सैनिटाइजर का काम करते हैं। ठीक है,
यानी कि गंदगी जो कीड़े मकोड़े, जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग टीथ के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में टीथ या दांत के बारे में देखेंगे, टंग के बारे में देखेंगे कि इसको एसेसरी ऑर्गन या सहायक अंग क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं। जय हिंद साथियों।